हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं आप सबको अपने फेवरेट साइंटिस्ट लुईस पास्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई सारी चीज़ों का पता लगाया और जानते हो, उन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स नाम की बीमारी का वैक्सीन भी बनाया। और हम सब लोग जो हर रोज़ दूध का पैकेट खरीद करके लाते हैं, वो दूध पास्चराइज्ड किया होता है। तो दूध के पास्चराइजेशन के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, है ना। वहाँ पर मैंने ब्रीफली समझाया है कि आखिर हमारा दूध पास्चराइज्ड कैसे होता है। क्योंकि अगर हम दूध को पास्चराइज नहीं करेंगे तो दूध फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा, दूध को हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये चैनल है न्यू एज कोचिंग और इस पर जो सीरीज़ हम लोग लेकर के चल रहे हैं इसका नाम है इजी साइंस। इजी साइंस की सीरीज़ में आज हम लोग जानेंगे साइंटिस्ट लुईस पास्चर के बारे में, और ये मेरे फेवरेट साइंटिस्ट भी हैं। तो यहाँ आप उनकी तस्वीर देख सकते हो। लुईस की स्पेलिंग है LOUIS और पास्चर PASTEUR। इनका आप देख रहे हो ना, इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1895 में। अपने साथी वैज्ञानिकों के सभी डाउट्स, सभी संदेह और ताना मारने, है ना, मजाक उड़ाने, हंसने के बावजूद भी पास्चर ने एंथ्रेक्स महामारी के दौरान भेड़ों का टीकाकरण करके उन्हें बचा करके अपने कंक्लूजन्स को, अपनी रिसर्च को उन्होंने सही साबित किया। एंथ्रेक्स एक बड़ी महामारी है जो अक्सर भेड़ों में लग जाती है और तब भेड़ों के झुंड समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हम लोग आज इसी हिम्मती वैज्ञानिक लुईस पास्चर के बारे में जानने वाले हैं। उन्होंने बीमारियों के वैक्सीन्स पर काफ़ी सारा काम किया है। वो एक केमिस्ट भी थे, साइंटिस्ट भी थे। तो हम लोग जानते हैं, जानने का सफ़र शुरू करते हैं लुई पास्चर के बारे में। ओके। तो कहते हैं कि नेपोलियन की सेना में, नेपोलियन का नाम सुना होगा ना आपने, नेपोलियन की सेना में एक सैनिक का बेटा फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक कैसे बना, वही कहानी आज हम लोग जानेंगे। जो कि एक छोटी सी जीवनी है लुईस पास्चर की, छोटी सी जीवनी, बस 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे। 1885 में एक दिन एक चिंतित माँ अपने 9 वर्षीय बेटे को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायन यज्ञ केमिस्ट लुईस पास्चर की प्रयोगशाला में लेकर के आई। 2 दिन पहले बच्चे को रेबीज नाम की बीमारी से पीड़ित कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते काटने पर सब लोग परेशान होते हैं ना आजकल भी, कि भाई अब तो 3 या 5 मोटी मोटी सुई लेनी पड़ेगी। तो पागल कुत्ते की लार में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिन्हें रेबीज वायरस कहा जाता है। कुत्ते के काटने पर ये वायरस हाइड्रोफोबिया नामक जानलेवा बीमारी से काटे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता था जैसे नन्हा जोसेफ मिस्टर, है ना, जिस बच्चे को लेकर के लोग लुई पास्चर के पास गए हैं, उसे भी हाइड्रोफोबिया से धीमी दर्दनाक मौत को झेलना पड़ेगा। ऐसा लगता था उस बच्चे की माँ को। लुई पास्चर ने क्या किया होगा उन्होंने? लुई पास्चर ने पीड़ित लड़के की जांच की, मतलब जिस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था उसका उन्होंने अपने हिसाब से डायग्नोसिस किया, जांच किया। उन्हें लग रहा था, सोच रहे थे कि शायद उसे बचाने का कोई उपाय हो। पास्चर की कई सालों पास्चर इस चीज़ की कई सालों से कोशिश कर रहे थे, पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आखिर ये क्या होता है और हाइड्रोफोबिया की बीमारी को कैसे रोका जाए, है ना। हाइड्रोफोबिया, ये नाम आपने सुना है क्या? नहीं सुना है तो आप इसे ये समझो कि हाइड्रोफोबिया में क्या होता है ना, कि बच्चों को या जिसे भी काट ले उसे पानी से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, ऐसा होता है। कुत्ते की तरफ में पानी फेंको तो कैसे भागता है वो?
है ना। यहाँ पर ये दो शब्दों से बना हुआ है। हाइड्रो, हाइड्रो जल या पानी या वाटर से रिलेटेड है, और फोबिया का मतलब होता है किसी भी तरह का डर, PHOBIA, फोबिया। तो ये कितनी खतरनाक बात होगी, बड़ी अजीब सी बात होगी ना, कि जब किसी को पानी से डर लगने लगे, हाइड्रोफोबिया हो जाए। तो हम लोगों ने ये सुना कि भाई ये जो लुईस पास्चर थे वो काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे थे जानने की, पता लगाने की कि हाइड्रोफोबिया को कैसे रोका जाए, जो अक्सर रेबीज नाम के कुत्ते के द्वारा किसी आदमी को काटने पर हो जाया करता था। इस रोग से उन्हें विशेष तौर पर घृणा थी, है ना। वो बहुत हेट करते थे कि अरे ये ऐसा कैसे है कि कुत्ते तो इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी बच्चे को काट लिया तो अब बस उस बच्चे को हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। जब वो छोटे लड़के थे तब उनके गांव के 8 लोग एक पागल भेड़िए के काटने से मर गए थे। तो पास्चर अभी भी उनकी जो प्रॉब्लम हुई थी, उन्हें जो दर्द हुआ था, उनकी पीड़ा और भयानक चीखों को सुन सकते थे। वो बात उन्हें अभी भी याद रहती थी। तो सोचो कब से उनके मन में बैठा रहा होगा कि कोई पागल कुत्ता, पागल भेड़िया, कोई बंदर किसी जानवर को काट ले तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है और कितने परेशान होते हैं उसके घर के लोग और वो भी, है ना। तो आगे देखो कि लुईस पास्चर ने उस बच्चे को ठीक करने के लिए, जिस बच्चे को पागल कुत्ते ने या रेबीज नाम की बीमारी से पीड़ित कुत्ते ने काट लिया था, तो लुईस पास्चर ने क्या किया, कैसे किया। ओके, पास्चर ने हजारों अलग अलग प्रयोग किए। कितने प्रयोग? थाउजेंड्स। उनमें से कई बहुत खतरनाक थे क्योंकि पास्चर जहरीले वायरस से संक्रमित खूंखार कुत्तों के साथ में काम कर रहे थे, है ना। आखिरकार पास्चर ने उस समस्या का हल ढूंढ लिया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्होंने कुछ जहरीले रेबीज वायरस को कमज़ोर बनाया और फिर उस वायरस से एक वैक्सीन बनाई। उस वैक्सीन का एक केमिकल बनाया और उससे एक स्वस्थ कुत्ते को टीका लगाया। टीके के 14 इंजेक्शन लगाने के बाद कुत्ता रोग से इम्यून हो गया, प्रतिरक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया। यहाँ तक कि अगर उसे कोई पागल कुत्ता काटता भी था तो स्वस्थ कुत्ता बीमार नहीं होता। तो वैक्सीनेशन में यही तो होता है कि जिस भी बीमारी से बचने की बात होती है, जिस भी वायरस से बचने की बात होती है, उसके एक छोटे मॉडल को, उसके एक छोटे जीव को जो कि थोड़ा कम पावरफुल है ना, उसे आपके शरीर में डाल दिया जाता है और आपका शरीर उसके लिए एंटीबॉडी डेवलप करता है और एंटीबॉडी डेवलप करने के चक्कर में वो उस बीमारी से, उस वायरस से लड़ने की ताकत हासिल कर लेता है। यही तो होता है। ये एक बड़ी ही उल्लेखनीय खोज थी कि भाई रेबीज के टीके का खोज हो जाना, है ना, कुत्ते के काटने से जो इन्फेक्शन होता है उस बीमारी का इलाज हो जाना, उसके वैक्सीन का डेवलप हो जाना बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन पास्चर ने ये खोज कर तो लिया था, लेकिन उसे अभी किसी इंसान पर आजमाया नहीं था। अभी तक उन्होंने कुत्तों पर आजमाया था। क्या पास्चर ने उस रेबीज के टीके को युवा जोसेफ मिस्टर को लगाने की हिम्मत की, जिसकी माँ उसे लेकर के आई थी, जो एक 9 साल का बच्चा था? वो टीका उस लड़के को मार सकता था। खतरा तो होता ही है एक्सपेरिमेंट्स में, लेकिन बिना टीके के लड़का निश्चित रूप से वैसे ही मर जाता। जल्दी से महान वैज्ञानिक ने फैसला किया कि छोटे लड़के का इलाज शुरू किया जाए। 10 दिनों तक पास्चर ने लड़के के शरीर में रेबीज के टीके की और अधिक शक्तिशाली खुराकें, है ना, हाई डोजेज, पावरफुल डोजेज इंजेक्ट की, और चमत्कारों का आश्चर्य, उस टीके ने काम किया। जोसेफ को हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ, उसके बजाय वो अब ठीक होने लगा और इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार किसी मनुष्य को हाइड्रोफोबिया बीमारी से बचा लिया गया, क्योंकि पहली बार किसी मनुष्य को हाइड्रोफोबिया बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन हुआ था, उसका टीका लगाया था। तो लुई पास्चर ने मानव जाति को एक अद्भुत उपहार दिया था, क्योंकि उसके बाद से लोगों के मन में ये डर खत्म हो गया होगा कि अगर कोई पागल कुत्ता, पागल भेड़िया या इस तरह कोई बंदर काट भी ले तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। हमें लुई पास्चर
साइंटिस्ट ने ऐसी दवा, ऐसी वैक्सीन खोज करके दे दी है कि हम उसके ज़रिए बच सकते हैं। तो ये पाश्चर की महान वैज्ञानिकों खोजों में से पहली खोज नहीं थी, इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी खोजें की थी। 30 से भी अधिक सालों से वो एक के बाद एक चमत्कार कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पाश्चर फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। अब हम लोग जानना चाहते हैं लुई पाश्चर के बचपन के बारे में। तो लुई पाश्चर का जन्म 1822 में 1822 में नेपोलियन की सेना के एक पेशेवर सैनिक के बेटे के रूप में हुआ था। मतलब इनके पापा जो थे वो मिलिट्री में थे। किसकी आर्मी में थे? नेपोलियन की आर्मी में थे। ये कुछ अटपटी बात है, लेकिन लुई पाश्चर स्कूल में एक तेज छात्र नहीं थे। ओहो, ही वॉज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थे अपने स्कूल लाइफ में, लेकिन उनमें 2 गुण जरूर थे जो विज्ञान में सफलता के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। पहली बात कौन सी? जिज्ञासा। दूसरी बात धैर्य, है ना, क्यूरियोसिटी और पेशेंस। ये 2 चीज़ें आपको साइंटिस्ट बना सकती हैं। पेशेंस, है ना, ये 2 चीज़ें। तो एक किशोर के रूप में उन्होंने लिखा भी है कि शब्दकोश में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? लगन, कठिन श्रम और सफलता है। उन्होंने क्या चीज़ें लिखी कि लगन, लगन का मतलब है डेवोशन प्लस डिटर्मिनेशन। उसके बाद क्या बताया उन्होंने? हार्ड लेबर। ये 2 चीज़ें मिल गई ना, तो फिर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। यू विल गेट सक्सेस एट ऑल, डेफिनेटली। ये बातें उन्होंने बचपन में सीख ली थी। हालांकि वो एक तेज स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी उनके अंदर में क्या था कि हाँ, क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी, और उनके अंदर ये भी था कि हाँ, मैं ये जान करके रहूँगा, एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं। जब साइंटिस्ट लोग किसी नई चीज़ की खोज करते हैं ना, तो ऐसा करना होता है, क्योंकि तुरंत में तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता नहीं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद लुई रासायनिक क्रिस्टल पर काम करने लगे, है ना, केमिकल क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस पर काम करने लगे, और उसका स्टडी करने के लिए वो एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने लगे। मतलब लैब असिस्टेंट का जॉब उन्होंने ले लिया होगा किसी साइंटिस्ट की लैब में। 1849 में फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय ने पाश्चर को डायजोन के एक मिडिल स्कूल में प्राथमिक भौतिकी, प्राइमरी फिजिक्स पढ़ाने के लिए उनको बहाल किया, और 1 साल के बाद उन्हें स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान का प्रोफेसर नियुक्त किया, है ना। पहले वो एक मिडिल स्कूल में प्राइमरी फिजिक्स पढ़ाने के लिए टीचर बने, उसके बाद में वो स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन करके गए। अब ऐसा हुआ कि भाई यूनिवर्सिटी के प्रमुख की मैरी नाम की एक सुंदर काले बालों वाली बेटी थी। मिलने के 1 हफ्ते के बाद लुइस ने उसके सामने में शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लड़की ने उसे ठुकरा दिया। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि एक वैज्ञानिक के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट होता है? वो है धैर्य, पेशेंस, बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये एक प्रेमी के लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो लुई पाश्चर को प्रेम हो गया था। किससे प्रेम हो गया था? मैरी नाम की उस लड़की से। और मैरी कौन थी? उस यूनिवर्सिटी में किसी HOD की लड़की रही होगी। लुइस ने 1 साल तक अपने प्रेम को कायम रखा, और फिर मैरी ने उनसे शादी करने की अपनी सहमति दी। आखिर वो एग्री हो गई, मान गई। तो पेशेंस क्या काम करता है आपने अभी अभी देखा। तो युवा रसायन विज्ञान के प्रोफेसर ने जल्दी ही अपनी रुचि रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान की ओर मोड़ ली, केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ में, है ना, केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ में। तो देखो, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई मैं तो साइंटिस्ट हूँ तो सिर्फ फिजिक्स के बारे में ही काम करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
साइंस का सही मतलब क्या है कि साइंस में फिजिक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है और बायोलॉजी भी शामिल है। साइंस इन तीनों चीज़ों से बना हुआ है। किन तीन चीज़ों से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आगे चल कर के आप देखोगे कि फिजिक्स में भी कई सारे और भी डिपार्टमेंट होते हैं, केमिस्ट्री में भी कई सारे ब्रांचेज होते हैं, बायोलॉजी में भी बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, लेकिन मेजर तो 3 ब्लॉक यही है जो साइंस को बनाता है। तो अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो ठीक है, आप फिजिक्स में एक्सपर्टाइज रखो या केमिस्ट्री में एक्सपर्टाइज रखो या बायोलॉजी में रखो, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बाकी के 2 चीज़ों के बारे में भी रखनी ही होगी। और इन सब चीज़ों के साथ में हम एक चीज़ को नहीं भूल सकते, दैट इज़ मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स को कहते हैं क्वीन ऑफ साइंस। क्योंकि हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में तरह तरह के ऑब्जर्वेशन करने होते हैं, कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चला जा सकता, ये काम तो आना ही आना है। तो हम लोग लुई पास्चर की जीवनी पढ़ रहे हैं। युवा रसायन विज्ञान के प्रोफेसर ने जल्दी ही अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ में शिफ्ट कर लिया। चूँकि विश्वविद्यालय फ्रांस के अंगूरों के खेतों के केंद्र में स्थित था। अंगूर के खेतों को हम लोग क्या कहते हैं? अंगूर के खेतों को कहते हैं वाइन यार्ड। इसलिए शराब बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप है ना, उनसे मिलने के लिए आया। उन्होंने पास्चर से पूछा कि क्या वो पता लगा सकते थे कि हर साल उनकी कुछ शराब खट्टी क्यों हो जाती है ना, शोर क्यों हो जाती है। शराब खट्टी हो गई तो फिर तो वो बेकार हो गई, बिकेगी नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, कोई पिएगा ही नहीं। तो कई घंटों तक सूक्ष्मदर्शी से, सूक्ष्मदर्शी का मतलब है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पास्चर ने पता लगाया कि बैक्टीरिया नामक छोटे जीवाणु शराब को खट्टा कर रहे थे। ये सारा का सारा काम, ये जो बदमाशी थी, बैक्टीरिया की थी। तो तब उन्होंने पाया कि शराब को 20 से 30 मिनट के लिए 140 डिग्री के टेम्परेचर पर गर्म करके शराब में जो बैक्टीरिया है हम उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं। तो इतना बॉयल करने पर, इतना उबलने के तापमान से नीचे था, ये जो तापमान है ना, उबलने के तापमान से नीचे था, मतलब बिल्कुल उसमें से वेपोराइजेशन नहीं होगा, भाप नहीं निकलेगा, उबल जाएगा। इसलिए वो शराब के स्वाद को प्रभावित नहीं करता। ये जो प्रोसेस है जिसमें कि हम शराब को 20 से 30 मिनट तक के लिए 140 डिग्री के टेम्परेचर पर बॉयल करने की बात कर रहे हैं। बाद में दूध को मीठा और शुद्ध बनाए रखने के लिए पास्चर ने दूध के साथ में भी वैसा ही किया, और आज भी हम उसी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसे पाश्चुरीकृत दूध कहते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में पाश्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। तो हम सब लोग जो अपने घर में दूध का पैकेट लेकर के आते हैं ना मिल्क पार्लर से, चाहे वो सुधा का दूध हो, है ना, अमूल का दूध हो, सैनिक का दूध हो, मदर डेयरी का दूध हो, तो आपको क्या लगता है कि वो दूध कल के दिन में किसी ग्वाले के यहाँ से, किसी भैंस वाले के यहाँ से लेकर के सीधे पैक करके आपके पास भेज दिया गया है? नहीं, वो दूध 1 या 2 दिन 3 दिन पुराना हो सकता है। गांव के कोऑपरेटिव में उन सारे दूध को इकट्ठा किया होगा और उसके बाद में काफ़ी हद है कि ये 140 डिग्री के टेम्परेचर पर उसको गर्म करके ठंडा किया गया होगा और फिर उसे पैकेट में सील किया होगा, और उसके बाद में उसे ठंडा ही रखा जाता है, क्योंकि अगर उतने डिग्री पर ठंडा नहीं रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया के जन्म लेने का खतरा रहेगा। तभी वो पैकेट वाला दूध 2 दिन होने पर, 4 दिन होने पर, 6 दिनों के बाद में भी खट्टा नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया जन्म नहीं लेते और हम उससे चाय बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, है ना। अगर आपको पाश्चराइजेशन के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी हो तो आपको इस वीडियो के आखिर तक जाना होगा, जहाँ पर मैंने स्टेप्स को भी बताया है कि आखिर पाश्चराइजेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने यहाँ तक में ये जान लिया कि कैसे लुई पास्चर ने रेबीज़ का टीका बनाया, है ना। उसके बाद में वो किस तरीके से वो एक मिडिल स्कूल में फिजिक्स के टीचर हो गए, फिर आगे जा कर के
वो एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के टीचर हो जाते हैं, है ना। फिर उनके बाद उनके मन में ख्याल आता है और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री से बायोलॉजी की तरफ में शिफ्ट होना शुरू होता है। इसी बीच में उन्होंने कुछ शराब बनाने वाले जो व्यापारी थे, जो मैन्युफैक्चरर थे जिनके यहाँ शराब बनाई जाती थी, उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि उनकी शराब खट्टी हो जाया करती थी, उसका उन्होंने तरीका ढूंढ लिया। आगे चल कर के ये तरीका दूध के पाश्चराइजेशन में भी इस्तेमाल होता है। अब एक दिन पाश्चर के मन में आया, अब देखो क्या आइडिया आया कि ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं बैक्टीरिया, जो हमारे खाने की चीज़ों में और लिक्विड्स में पाए जाते हैं, तो वे जानवरों और लोगों के खून में भी तो रहते होंगे ना, रह सकते हैं। और अगर वहाँ रहेंगे तो जैसे खाने की चीज़ में और लिक्विड में रहते हैं तो खट्टा कर देते हैं, टेस्ट खराब कर देते हैं। तो अगर हमारे खून में रहेंगे तो वो बीमारी पैदा कर सकते हैं, है ना, दे कैन कॉज डिजीज। तो उस समय फ्रांस में चिकन हैजा, है ना, चिकन पॉक्स नामक भयानक बीमारी से लाखों मुर्गियां मर रही थी। मुर्गी पालकों ने, पोल्ट्री फार्म के ओनर्स ने मदद के लिए पाश्चर से भीख मांगी, रिक्वेस्ट किया, और पाश्चर ने उन जीवाणुओं की तलाश शुरू कर दी, उन बैक्टीरियाज की, उन वायरस की तलाश शुरू कर दी जो इस बीमारी के, चिकन पॉक्स के, चिकन हैजा के, जो मुर्गियों में हो गया था, उस बीमारी के कारण हो सकते थे। उन्होंने निश्चित रूप से उन जीवाणुओं को बीमार मुर्गियों के खून में तैरते हुए पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में। किस बीमारी के लिए? चिकन हैजा, जो मुर्गियों में लग जाया करता था। बैक्टीरिया को कमज़ोर करने के बाद उन्होंने उन जीवाणुओं को स्वस्थ मुर्गियों में इंजेक्ट किया, और तब से जिन जिन मुर्गियों को टीका लगा हुआ था उन्हें इस हैजे की बीमारी को झेलने की प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब उन्हें ये बीमारी नहीं होती थी। वैसे पाश्चर ने टीकाकरण की प्रक्रिया का आविष्कार नहीं किया था, टीकाकरण का प्रोसेस किसी और साइंटिस्ट ने शुरू किया था। पाश्चर ने नए नए टीके बनाए। उनके जन्म के लगभग 30 साल पहले एडवर्ड जेनर नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने चेचक के खिलाफ एक लड़के का सक्सेसफुल वैक्सीनेशन करके टीकाकरण की शुरुआत की थी। तो एडवर्ड जेनर टीकाकरण करने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन पाश्चर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चिकन हैजा पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की और इसका वैक्सीन बनाया, एंथ्रेक्स का टीका बनाया, रेबीज का वैक्सीन बनाया। इसके बाद पाश्चर ने एंथ्रेक्स नामक बीमारी के खिलाफ मवेशियों और भेड़ों का टीकाकरण किया। मवेशी, एनिमल्स, कैटल्स, वो जानवर जिन्हें हम पालते हैं, है ना। एक बार रोग लगने के बाद में वे उन्हें ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन वो बीमारी होने से रोक सकते थे, है ना। इसी चीज़ को तो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं कि आपको बीमारी होने से पहले ही टीका लगा दिया जाता है। आप अपने आसपास में देखो, फैमिली में पता करो, जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनको शुरू के 2 साल में तरह तरह के टीके लगाए जाते हैं कि आगे चल कर के बड़े होने पर उन्हें ये बीमारी ना हो, है ना। आप उसमें सुनते होंगे ना, खसरा का, रेबीज का, और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। उन्होंने भेड़ों को कमज़ोर एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से टीका लगाया। उसने भेड़ों में एंथ्रेक्स की एक हल्की बीमारी पैदा की, जो इतनी हल्की थी कि भेड़ों ने खुद को कभी बीमार महसूस नहीं किया, और उसके बाद उन्हें वो घातक बीमारी कभी नहीं हुई। पाश्चर और उनके जो असिस्टेंट्स थे वो हजारों भेड़ों को टीका लगाते हुए महीनों तक फ्रांस की ट्रैवलिंग करते रहते थे, और इस प्रकार फ्रांस के काफ़ी सारे कैटल्स को और भेड़ों को उन्होंने बचा लिया। अगर ऐसा नहीं करते तो वहाँ की जो शिप इंडस्ट्री थी, है ना, कैटल इंडस्ट्री थी, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। जानवरों को बीमारी के खिलाफ टीका लगाने में अपनी महान सफलता के बाद पाश्चर ऐसे टीकों को खोजने के लिए क्यूरियस थे जो मानव रोगों को रोक सके। उन्होंने हाइड्रोफोबिया के खिलाफ एक टीके की तलाश की, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे कहानी में पढ़ा। पागल कुत्तों के काटने से होता था हाइड्रोफोबिया। जैसा कि हमने देखा है कि वो आखिरकार सफल हुए और पाश्चर ने छोटे जोसेफ मिस्टर की जान बचा ली थी, है ना। वो छोटा बच्चा कितने साल का था? 9 साल का था, और मम्मी उसको लेकर के आई थी जब वो थक हार गई थी कि अब इसका इलाज कहीं पर भी संभव नहीं दिख रहा,
है ना, ऐसा था। तो लुई पास्चर को वो हर सम्मान और पदक मिला। अब स्वाभाविक है, इन्होंने इतने बड़े काम किए तो सरकार ऑनर तो करेगी ना, है ना। उन्हें खूब सारे मेडल्स मिले होंगे, मेडल्स, अवार्ड्स, प्राइजेज, है ना। उन्हें जगह जगह पर बुला करके ऑनर किया गया होगा, सम्मानित किया गया होगा। इसके ज़रिए फ्रांस के लोगों ने अपना ग्रेटिट्यूड उनके प्रति जाहिर किया, है ना, जो कृतज्ञ फ्रांसीसी लोग उन्हें दे सकते थे। उन्होंने पेरिस में उनके सम्मान में पास्चर इंस्टीट्यूट भी बनाया। लेकिन शोहरत और दौलत ने पास्चर को बिल्कुल नहीं बदला। वो बीमारियों को रोकने और लोगों की बीमारियों को दूर करने के तरीकों की खोज में लगातार लगे रहे, है ना। उन्हें बड़ा प्रेम था इस काम से। उन्होंने अपने प्रयोग तब तक जारी रखे जब तक वे कमजोरी और बुढ़ापे के कारण अपने बिस्तर से नहीं उठ पाए। तो मरने की दम तक वो अपने काम में, साइंस की सेवा में, बीमारियों का इलाज खोजने में लगे रहे। 1895 में जब वे लगभग 73 ईयर्स के थे तो लुई पास्चर की नींद में ही मृत्यु हो गई। महान वैज्ञानिक लुई पास्चर निश्चित रूप से मानवता की प्रगति और भलाई के लिए योगदान करने की अपनी इच्छा में सफल हुए, है ना। यहाँ पर ये एक फ़ोटो मतलब ड्रॉ किया गया है, इलस्ट्रेशन किया गया है कि कैसे एक 9 साल के बच्चे को लेकर के लोग लुई पास्चर के पास में आए हैं कि भैया हम लोग बाकी सब जगहों से थक हार गए हैं, आप ज़रा देखो, इलाज करो, ऐसा कुछ। अच्छा, अब मैं जल्दी से आपको मिल्क के पास्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, है ना। तो सवाल है कि पास्चराइजेशन है क्या, पास्चराइजेशन क्या है और दूध को पास्चराइज करने से क्या होता है, ये हम लोग जानने जा रहे हैं। सो मिल्क पास्चराइजेशन इज ए प्रोसेस that involves heating milk to a specific temperature for a set of amount of time to kill harmful bacteria, and the process makes milk safer to drink, extend its shelf life, and does not reduce its nutritional value. तो मिल्क को पास्चराइज करने का प्रोसेस में क्या होता है कि दूध को एक ख़ास टेम्परेचर पर एक दिए गए एक निश्चित समय तक गर्म किया जाता है। इससे उसके अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और ये जो प्रोसेस है वो मिल्क को सेफ़र बना देता है कि हम देर से भी पी सकते हैं और चाहें तो इसे 2 दिनों 4 दिनों तक भी संभाल करके रख सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हो तो। लेकिन पास्चराइज करने से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई कमी नहीं होती। सो हेयर आर द स्टेप्स फॉर पास्चराइजिंग मिल्क। फर्स्ट स्टेप, क्लीन एंड स्टेरलाइज योर हैंड्स एंड वर्क एरिया। जहाँ पे आप काम करोगे अपने हाथ धो लो, उस जगह को साफ सुथरा रखो। सेकेंड स्टेप, बॉयल कंटेनर्स एंड लीड्स इन वाटर फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट तक जिस कंटेनर में आपको दूध को पास्चराइज करना है उसे गर्म करना है और पानी डाल करके भी गर्म करना है। थर्ड स्टेप, हीट मिल्क स्लोली टू 63 डिग्री टेम्परेचर। और अगर 63 डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे दैट विल बी 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो हीट मिल्क स्लोली टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स और 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स। ठीक है। कूल मिल्क इन एन आइस वाटर बाथ अंटिल इट रीचेज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कूलर। तो आपने देखा ना, स्टेप 3 में पहले हम लोग इसे गर्म कर रहे हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद में फोर्थ स्टेप में इसे एक आइस वाटर बाथ दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर इसे ठंडा किया जा रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। नाउ फिफ्थ स्टेज इज पोर कोल्ड मिल्क इनटू स्टेरलाइज्ड कंटेनर्स। ऐसे कंटेनर जिसको आपने गर्म करके गर्म पानी से धो करके साफ़ सुथरा बना रखा है, जिसमें कोई भी बैक्टीरिया ना हो। स्टेरलाइज्ड होने का मतलब है जहाँ पे कोई बैक्टीरिया ना हो।
नाउ पुट कंटेनर्स इनटू द फ्रिज टू कूल 4 डिग्री सेंटीग्रेड और कोल्डर। अब उसके बाद में वो जो दूध वाला कंटेनर है उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, जहाँ पर उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडक मिलती रहे। Pasteurized milk can be stored in the fridge for up to 2 weeks. So that is the magic of pasteurization. Magic of pasteurization क्या है कि आप 14 डेज तक दूध को फ्रिज में रख सकते हैं, है ना। आज गाय या भैंस ने जो दूध दिया है उसे अगर आपने पास्चराइज कर लिया तो अगले 14 डेज के लिए रख सकते हैं। So the process of pasteurization was developed by French chemist Louis Pasteur in 1864 to prevent wine and beer from souring, है ना। तो हम लोगों ने ये चीज़ जाना कि ये जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है इसकी खोज किसने की थी? फ्रेंच साइंटिस्ट लुई पास्चर ने 1864 में। और ऐसा करने से क्या हुआ कि अब वो वाइन को, बियर को खट्टा होने से बचा सकते थे। सो द FDA एंड द CDC रिकमेंड ड्रिंकिंग ओनली पास्चराइज्ड मिल्क। तो वो सारे पैकेट वाले दूध जो मिल्क पार्लर से हमें मिलते हैं वो सब के सब पास्चराइज्ड होते हैं। और पास्चराइजेशन कैसे होता है वो चीज़ हम लोगों ने जान लिया कि पास्चराइजेशन क्या होता है। इसका नाम जुड़ा हुआ है ग्रेट साइंटिस्ट, मेरे फेवरेट साइंटिस्ट लुईस पास्चर से, है ना। तो आज के दिन में हम लोगों ने जाना ग्रेट साइंटिस्ट लुई पास्चर की ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उन्होंने लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए तरह तरह के वैक्सीन्स का इन्वेंशन किया, खोज किया, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए और भी साइंटिस्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है पता है, मैं तो बस याद दिला देता हूँ। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग। आप इसमें कई सारे साइंटिस्ट की बायोग्राफी देख पाएंगे, सुन पाएंगे, है ना। इसमें कई सारी स्टोरीज भी हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में एक छोटा सा ऑडियो विजुअल लेक्चर लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।